वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। और हम लोग आज बायोलॉजी पाठशाला में सेट 5 सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेट 5 सॉल्व करेंगे। जो भी जैक बोर्ड का मॉडल क्वेश्चन पेपर आज हम लोग ख़त्म कर देंगे। केमिस्ट्री और बायोलॉजी का आज जो भी मॉडल क्वेश्चन पेपर था वो सारा ख़त्म हो जाएगा। केमिस्ट्री का हमने प्रीवियस वीडियो में ख़त्म कर चुके हैं और आज हम बायोलॉजी के सेट 5 को भी ख़त्म कर देंगे। जो भी इस चैनल में न्यू आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि उन लोग को भी जो भी पढ़ रहे हैं उसको भी नॉलेज मिल सके। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं सेट 5 बायोलॉजी का। और हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को पूरा देखने से ये फ़ायदा होगा आप लोग को कि हम वीडियो के चलते चलते साथ में बहुत सारे चीज़ को भी बताते हैं। ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्टली बोलते हैं, हम डायरेक्टली उससे रिलेट भी करते हैं। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरा वीडियो हम ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट तक ही 10 मिनट तक ही बनाते हैं। तो आप लोग वीडियो को अगर पूरा देखिएगा तभी ना उससे रिलेटेड बहुत सारे हमने टॉपिक भी जिक्र करते हैं। तो आप वीडियो में पूरा देखिए। चलिए पहला क्वेश्चन पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय यूट्रोफिकेशंस, क्या होता है। तो यूट्रोफिकेशंस याद रखिए, यूट्रोफिकेशंस क्या होता है कि कोई भी तालाब हो या जहाँ पे पानी जमा होता है वहाँ पे उस जमा हुआ पानी में पानी का नहीं यूज होने के वजह से बहुत सारे बैक्टीरिया, फंगी, माइक्रोब्स ग्रो होने लगते हैं। उसी को यूट्रोफिकेशंस बोलते हैं। मीन्स द प्रोसेस बाय विच एक्सेसिव अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट वाटर में प्रेजेंट हो, जैसे नाइट्रोजन्स हो, फॉस्फोरस हो, जिसके वजह से पानी पीने लायक नहीं होगा, तो उसको हम लोग यूट्रोफिकेशंस बोलते हैं। अगर हम सिंपल वर्ड में बोले तो बोल सकते हैं कि वो तालाब में जब वो हरा कलर का पानी हो जाता है, ग्रीन कलर का, उसी को हम यूट्रोफिकेशंस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा विच प्लांट इज टर्म एज द टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल किसको बोलते हैं? वाटर हाइसिंथ को बोलते हैं। ठीक है, एक्सपेंड द टर्म पीसीआर, सबसे ज़्यादा आप लगा सकते हैं इससे भी अनुमान कि पीसीआर कितना इंपॉर्टेंट है। सेट नंबर 2 या 3 में पूछा है कि पीसीआर क्या होता है, तो आप देख सकते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस होता है। फिर नेक्स्ट पूछा स्नो ब्लाइंडनेस इज रिलेटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज, ह्यूमन बॉडी में कौन सा है। तो आप यहाँ से समझते हैं ब्लाइंडनेस मीन्स आँख होता है, तो आप लगा सकते हैं ह्यूमन आई, जनरली यूवी बी की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि मेंट्रल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड विथ विच इशू, ये ओजोन लेयर से रिलेटेड है। ठीक है, ये आपका ओजोन लेयर से रिलेटेड है। फिर हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि द थिकनेस ऑफ द ओजोन कॉलम इज मेजर्ड विद द इशू, किसके साथ करते हैं? डॉप्सन यूनिट। ये भी क्वेश्चन जो सेट नंबर 2 या 3 से ही पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछता है इंटरैक्शंस को लेकर कि द टाइप ऑफ इंटरैक्शंस इन विच द टू स्पीसीज ऑफ ए 2 डिफरेंट स्पीसीज बेनिफिटेड विथ ईच अदर, मतलब दोनों को फ़ायदा हो, उसको हम म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। प्रीवियस सेट में भी हमने सारा फ्लो चार्ट बताया था, उसको आप देखिए क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है कि इंटरैक्शन 7वां नंबर क्वेश्चन पे जो इंटरैक्शन से ही पूछ रहा है। कभी पूछता है म्यूचुअलिज्म को डिफाइन कीजिए, कभी बोलता है कि इंटरैक्शंस का नाम बताइए, कभी बोलता है इसको डिफाइन कीजिए। तो मतलब जो हम फ्लो चार्ट में बताए कि पिछले फ्लो चार्ट में हम बताए थे कि म्यूचुअलिज्म क्या है, पैरासिटिज्म क्या है, कॉमन्सलिज्म क्या है, एमेंसलिज्म क्या है, इसी से रिलेटेड है। तो आप एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स कर सकते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट ग्रुप बी से पूछा है। ग्रुप बी हम चलेंगे तो ग्रुप बी में पहला क्वेश्चन हमसे पूछता है कि व्हाट आर द बेसिक स्टेप ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। जेनेटिक मॉडिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म में क्या बेसिक स्टेप होना चाहिए? पहला होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए को सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए विथ डिजायर जीन को डाल के। फिर इंट्रोड्यूस द आइडेंटिकल जीन्स इनटू द होस्ट, जिस पे हमको बनाना है उस पे होस्ट में डालिए। दूसरा पॉइंट हमसे पूछता है कि मेंटेन द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए होस्ट, उसको मेंटेन रखना है, फिर उसको ट्रांसफर कर देना है प्रोजेनी में जिस पे डालना है। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमसे पूछता है कि इनलिस्ट द 3 एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशंस का 3 एप्लीकेशंस कहाँ यूज़ कीजिएगा। आप एबायोटिक टॉलरेंस रेसिस्टेंस बना सकते हैं, आप रिड्यूस कर सकते हैं केमिकल पेस्टिसाइड्स को, आप इसके वजह से हम लोग न्यूट्रिएंट वैल्यू को भी बढ़ा सकते हैं, विटामिन सी विटामिन डी के वैल्यू को भी हम बढ़ा सकते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट हमसे पूछा है कि हाउ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स इज यूजफुल इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। कैसे ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए टेक्नोलॉजी में मदद करता है, उसको एग्जांपल के साथ बताइए। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं? इंटरन्यूक्लियेज है, तो क्या करता है? रिकॉग्नाइज, काटने का काम करता है। स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस है, उसको रेस्ट्रिक्शन साइट बोलते हैं। एंड वो क्या करता है? क्लिप करता है, अभी बताएं, काटने का काम करता है। तो 3-4 एग्जाम्पल है, इको R1, बैम H1, हिंट 3 एनसीईआरटी में दिया हुआ था। नेम एनी 3 बायोपेस्टिसाइड्स, बायोपेस्टिसाइड्स का नाम बताइए। तो आप बोल सकते हैं बीटी यानी कि बैसिलस थुरिनजेनेसिस, एंड ट्राइकोडोमा बोल सकते हैं, ये भी होता है, और एनपीवी होता है, एनपीवी भी होता है। ये एनसीईआरटी से हमने उठाया था, आपको एनसीईआरटी पे जाके देख सकते हैं। जनरली नाम पूछा था तो हमने नाम बताया। आपको डिफरेंस पूछा है फूड चेन एंड फूड वेब, मतलब हम यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं कि जो आपका इकोसिस्टम चैप्टर है, ठीक है, जो इकोसिस्टम चैप्टर है उसमें कभी डेट्राइटस और डिकम्पोजर्स में फूड चेन पूछता है, कभी फूड चेन और फूड वेब में पूछा। मतलब आप जो क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा वो उससे आपसे 100% डिफ्रेंशिएट पूछा है। तो हमने प्रीवियस वीडियो जो बायोलॉजी पे बनाया था उसमें भी एनालाइज कर दिया था कि क्या क्या पूछ रहा है, ठीक है। फिर हम यहाँ से डिफरेंस कर सकते हैं कि फूड चेन और फूड वेब में क्या होता है। फूड चेन क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही तरफ जाता है। लेकिन ये क्या होता है? वेव है तो जाल है तो चारों तरफ फैलता है। इट इज़ रिप्रेजेंट एज द कॉमन फूड चेन इन इकोसिस्टम, ये कॉमन फूड चेन होता है, ये इंटरकनेक्टेड फूड चेन होता है। अगर हम एक को रिमूव कर देते हैं तो सबको इफेक्ट पड़ेगा, पूरा को इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन अब इसको एक को रिमूव करते हैं तो दूसरा को इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिंपल बताया है। एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इकोलॉजिकल पिरामिड्स, इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, VVI है। इकोलॉजिकल पिरामिड्स 100% क्वेश्चन पूछ रहा है। कभी इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या है और कितने तरह के होते हैं, कभी डिफाइन में पूछ दिया है लेकिन पूछा तो ज़रूर है। तो ये 3 तरह के होते हैं, पिरामिड इन नंबर, पिरामिड इन बायोमास, पिरामिड इन एनर्जी। हमने यहाँ डायग्राम बता दिया है। और कभी भी पिरामिड इन एनर्जी क्या होगा? इन्वर्टेड कभी नहीं होगा। ये आपको पॉइंट में याद रखना है। कभी एमसीक्यू में पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पिरामिड्स इज नॉट एन अपराइट, कभी वो इन्वर्टेड नहीं होता है, ऐसे नहीं बनता है, अपराइट ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हमसे पूछा है कि एज यू नो द इकोलॉजिकल सक्सेशन में बी कैटेगराइज एज द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन। हम जानते हैं कि इकोलॉजिकल सक्सेशन को हम लोग 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं। 2 पार्ट के होते हैं, वो एक होता है प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशंस, और दोनों में पूछता है कि कौन सबसे स्लो प्रोसेस है और क्यों है। प्राइमरी सक्सेशन स्लो प्रोसेस है। क्यों स्लो प्रोसेस है? क्योंकि वह नया जगह से बनता है। मतलब वो क्या होता है? सक्सेशन बिगेन्स विद द एरिया वेयर नो सॉइल्स एंड प्रीडेटर फॉर्म। मतलब हम बोल सकते हैं कि ऐसा जगह में बनता है जहाँ पे कुछ भी नहीं था। जैसे अगर हम कोई तालाब बना रहे हैं तो तालाब को जब हम लोग गड्ढा कोड़ देते हैं तो उसमें क्या होता है? कोई भी लिविंग स्पीसीज नहीं है। फिर वो जैसे जैसे पानी बढ़ते जाता है, फ्रॉग आते हैं, स्नेक आता है, मछली आता है, पेड़ आता है, पौधा आता है। तो इसलिए वो क्या होता है? प्राइमरी सक्सेशन, उसको बनने में बहुत सारा समय लगता है। और वही अगर हम सेकेंडरी सक्सेशन की बात करें तो सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है कि उसको वो क्या होता है? बना हुआ चीज़ होता है। जैसे मान सकते हैं कि अभी वो तालाब था या नदी के किनारे तालाब था, वो क्या हो गया? नदी अपना फ्लड लिया तो उसको कर दिया, ले गया तोड़ के, या जंगल था जल गया, वो क्या है? सारा सेकेंडरी सक्सेशन का एग्जांपल है। ग्रुप सी चलते हैं। ग्रुप सी में पहला क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा है कि व्हाट डू यू मीन बाय जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, क्या है? इन विच ऑफ द जेनेटिक मॉडिफिकेशंस कैन बी प्रूफ यूजफुल, कैसे होगा? तो हम बोल सकते हैं कि क्या है? ऑर्गेनिज्म इन विच जेनेटिकली मॉडिफाइड डीएनए हैज़ बीन अल्टर द वे ऑफ डज नॉट अकर नेचुरली, नेचुरली नहीं अकर होगा, ये मेटिंग करके या हम लोग तैयार कर सकते हैं, और नेचुरल रिकॉम्बिनेंट कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ यूज होता है? एग्रीकल्चर फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा खेती करने के लिए। रिड्यूस द कोस्ट का बढ़ने के लिए, अगर कोई प्रोडक्शंस करे ज़्यादा से ज़्यादा तो कम पैसा लगेगा। रिड्यूस द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स का कम यूज होगा। ग्रेटर द फूड सिक्योरिटी, फूड जो सिक्योर रहेगा, कोई भी सड़ेगा गलेगा नहीं क्योंकि ये रेसिस्टेंस बनता है। नेक्स्ट हमसे पूछता है कि व्हाट आर द वेरियस इथिकल, क्या क्या बहुत सारा इथिकल मैनिपुलेशन होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म का, क्या क्या आपका सिद्धांत है, आपका क्या मोरल है, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रति क्या होना चाहिए कि मैनिपुलेशंस होना चाहिए कि उसको सिमिलर मैन के जैसा मानना चाहिए, उसका भेदभाव नहीं करना, उसका पेड़ काट देते ऐसी कर देते तो नहीं करना चाहिए। इसी तरह का इथिक्स आप खुद से लिख सकते हैं। हमने लिखा है कि स्टैंडर्ड्स गाइडलाइंस ऑफ द लिविंग, बायोसेफ्टी करना चाहिए, सबको अपना अधिकार है। चलिए नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा 17 नंबर में कि व्हाट आर द काउजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग होने का क्या कारण है। विच ऑफ द
इन विच वे, किस तरह से ये इफेक्ट करता है और हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। कारण क्या है, हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं एग्रीकल्चर फीड में, एक्सेसिव यूज ऑफ फॉसिल्स फ्यूल्स, लकड़ी जला रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, व्हीकल्स इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे। अब यस, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हम इसको क्या कर सकते हैं, हार्म द हेल्दी एंड द पर्सन को ये अफेक्ट करता है, ठीक है। नीड कर ज़रूरी क्यों है, क्योंकि ये अफेक्ट करता है हमारा हेल्थ को, हमारा बीमारी को बढ़ते जा रहा है रिस्क, मोबिलिटी, डेथ होने का, एंड हेल्दी एंड फ्री लाइफ स्टाइल डिजीजेज से बचने के लिए हमको कर सकते हैं। What are the different biotic and abiotic factor that affect the function of the ecosystem, कैसे अफेक्ट करता है। तो बायोटिक फैक्टर में क्या होंगे, लिविंग फैक्टर, वही लिखा हुआ है कि बायोटिक फैक्टर आर द लिविंग फैक्टर विच एन इकोसिस्टम को करता है। जैसे पीपुल होंगे, प्लांट होंगे, एनिमल्स होंगे, फंगी होंगे, बैक्टीरिया होंगे, वो कैसे अफेक्ट करता है। नीचे बना दिए हैं कि बायोटिक फैक्टर में क्या होगा, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स। इसमें आप प्राइमरी प्रोड्यूसर, सेकेंडरी प्रोड्यूसर, टर्सरी प्रोड्यूसर लिख सकते हैं। ये बायोटिक फैक्टर में क्या होगा, नॉन लिविंग कंपोनेंट से होते हैं। इसमें क्या हो सकते हैं, सॉइल, वाटर, मतलब ये आपका मॉरल इशू है कि आप कैसे इसको अपने वर्ड में कैसे लिख सकते हैं, इसलिए वैसा दिया है। फिर लास्ट क्वेश्चन हमेशा तो एमसीक्यू ही रहता है, तो एमसीक्यू ही दिया हुआ है कि बोल रहा है एस्परगिलस नाइगर, साइट्रिक एसिड खट्टा चीज़ से होता है। एसिड ऑफ एसिटाई मतलब एसिटिक एसिड से होगा। क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटारियम है तो ब्यूटारिक एसिड से होगा। लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड से होगा। ट्रैकोसोमा पॉलीस्पर्मा ये साइक्लोस्पोरिस ए से होगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने सारा सेट को ख़त्म कर चुके हैं, इसलिए हम आपको बोलना चाहते हैं ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और यहाँ पे हमने अपना प्रॉमिस को पूरा किया कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम 5 सेट आपको बना के दिखाएंगे, आपने हम बना के दिखा दिया। अब पीडीएफ को आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, हम पीडीएफ अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और हम कुछ दिन में आपके लिए टर्म 1 को लेके आएंगे। टर्म 1 में हम आपसे सॉल्व करेंगे कि एमसीक्यू कैसे सॉल्व करते हैं, या उस पर हम रिलेटेड सेट भी मिलेगा तो हम आपसे करवाएंगे। तब तक के लिए बायोलॉजी पाठशाला को देखते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।